तो आखिर क्या थी 2013 की करेंसी क्राइसिस, उस समय करेंसी में कितनी कमजोरी आई थी और क्या कदम उठाए गए थे, और 2013 की तुलना में 2026 में परिस्थितियों में किस तरह का अंतर है, आइए इस वीडियो में आपको सब कुछ बताते हैं। तो सबसे पहले जरा परिस्थितियां क्या है उसको ही समझ लीजिए। एक्शन मोड में भारतीय रिजर्व बैंक का नजर आ रहा है, क्योंकि आरबीआई रुपए में स्थिरता के लिए कदम उठाने पर विचार कर रहा है। रुपया रिकॉर्ड लो तक फिसलने से जो भारत की इंपोर्ट कॉस्ट है वो बढ़ती हुई दिखी है, और रुपए की कमजोरी रोकने के लिए पुरानी स्ट्रैटेजी के ऊपर दोबारा नजर डाली जा रही है। करेंसी की गिरावट का जो साइकिल है उसको तोड़ना है और निवेशकों का भरोसा दोबारा रिस्टोर करना है। ये दो लक्ष्य हैं जिसको लेकर आरबीआई फिलहाल काफी ज्यादा एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। तो आखिरकार रुपए की गिरावट कैसे थमेगी, उसके लिए कदम उठाए जाने वाले हैं। तो आरबीआई को 2013 में अपनाई गई रणनीति से सीख लेनी पड़ सकती है, उसकी जरूरत पड़ सकती है, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है। 2013 का जो टेपर टेंट्रम था उस समय अपनाई गई रणनीति से आरबीआई को सीख लेने की जरूरत है, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है। और पहले के बैलेंस ऑफ पेमेंट संकटों से सीख लेने की भी जरूरत पड़ सकती है, ऐसा भी कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है। दरअसल जो हमारे अभी गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा जी, उनके नेतृत्व में कई उपायों के ऊपर विचार किया भी जा रहा है, और ब्याज दरें बढ़ाने, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के ऊपर विचार किया जा रहा है। ऐसे कुछ उपाय किए जा सकते हैं, और उसके साथ साथ अतिरिक्त करेंसी स्वैप करना और विदेशी निवेशकों से डॉलर जुटाना भी शामिल है। तो इस तरह के कुछ उपाय हैं जिसके ऊपर विचार फिलहाल देखने को मिल रहा है। लेकिन आखिरकार हुआ क्या है जिस वजह से आरबीआई हरकत में आ गया या फिर एक्शन में आता हुआ दिखा है। देखिए, जैसे मैं आपको बता भी रहा हूं कि रुपए के रिकॉर्ड लो तक फिसलने के चलते जो स्थिति है वो काफ़ी गंभीर हो चुकी है। काफ़ी अर्जेंसी है कि रुपए की जो रोकथाम, रुपए की जो कमजोरी है उसको किस तरह से रोका जा सके, क्योंकि डॉलर के मुकाबले इसी हफ्ते आप देखें ऑलमोस्ट 97 के स्तर तक लुढ़क गया था रुपया। तो गिरते रुपए से एक तो इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ती है, और उसके साथ साथ निवेशकों का जो भरोसा है उसमें भी कमी देखने को मिलती है। तो रुपए की और गिरावट को रोकना आरबीआई की जो तत्काल प्राथमिकता है वो दरअसल अब देखने को मिल रही है। तो इसको लेकर एक्सपर्ट्स की राय क्या है, कैसे किया जा सकता है, क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, क्या क्या मेजर्स लेने की जरूरत है, क्या क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं। तो एक स्पाइरल से हमें बचना है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कमज़ोर रुपया ज़्यादा हेजिंग को और ज़्यादा बढ़ाता है। तो इस तरह करेंसी पर जो दबाव पड़ता है उससे हेजिंग और भी ज़्यादा होती है। तो पहले एक हेजिंग होती है रुपए की कमज़ोरी को देखते हुए, और उससे बचने के लिए दोबारा और हेजिंग होती है। तो एक स्पाइरल सा, एक चक्र सा ऐसा बन जाता है जिसको तोड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और इस चक्र को तोड़ने के लिए कैपिटल बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर ऐसा किया जाता है तो ये बड़े पैमाने पर होना चाहिए, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है, ताकि फॉरेक्स मार्केट में जो लोगों की उम्मीदें हैं वो बदली जानी चाहिए, जिससे ये जो चक्र बन जाता है, जो साइकिल बन जाता है, उसको तोड़ा जा सके। लेकिन 2013 का संकट क्या था उसको भी समझना बहुत जरूरी है। आखिर 2013 में क्या स्थितियां बन गई थी जिसको लेकर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कुछ वैसे ही कदम उठाने की जरूरत है या फिर वहां से संकेत लेने की जरूरत है। देखिए, 2013 में क्या हुआ था, यूएस फेड जो कि यूएस का सेंट्रल बैंक है, उसने ये संकेत मात्र दिया था कि वो क्यूई को कम करना शुरू कर देगा। क्यूई यानी कि क्वांटिटेटिव ईजिंग। और आपको बता दें कि क्यूई के तहत सरकारी बॉन्ड वापस खरीदे जा रहे थे यूएस फेड की ओर से। इकोनॉमी में नकदी बढ़ाने के लिए ये बॉन्ड खरीदारी होती हुई नजर आ रही थी, और इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब ब्याज दरें पहले से शून्य के करीब हों, और जो ट्रेडिशनल वेज होते हैं उससे इकोनॉमी में जो ग्रोथ रेट है उसको बढ़ाने में कोई भी सफलता नहीं हासिल होती है। तो फेड के फैसले से हुआ क्या, जो भारत जैसे उभरते मार्केट्स हैं वहां से कैपिटल आउटफ्लो यानी कि जो विदेशी मुद्रा है वो निकलना शुरू हो गई, विदेशी निवेशक निकलना शुरू हो गए। मई में ये सिलसिला शुरू हुआ था, और मई में लगभग 55 रुपए के आसपास $1 का भाव था, और अगस्त तक ऑलमोस्ट 69 रुपए के आसपास तक हमारा रुपया गिर गया था। इतनी तेज गिरावट उस समय हमने बनती हुई दिखी थी। तो उस समय आखिरकार आरबीआई ने क्या कदम उठाए थे। उस समय हमारे आरबीआई के गवर्नर थे डी सुब्बाराव जी। उनके नेतृत्व वाले आरबीआई ने एक तो पहले लिक्विडिटी कम कर दी थी, दूसरा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी कि एमएसएफ रेट को 200 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया गया था। इन उपायों से करेंसी की जो गिरावट है वो कुछ हद तक धीमी हुई कुछ समय के लिए, लेकिन कमजोरी होती ही रही। तो फिर जो नए गवर्नर आए थे रघुराम राजन जी, उनकी नियुक्ति होने के बाद जो फैसले लिए गए उससे काफ़ी हद तक गिरावट में मदद मिली। उन्होंने क्या किया, सितंबर में फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया, और इस प्रोग्राम के जरिए 30 अरब से ज़्यादा की जो रकम है वो जुटाई गई, यानी कि इतना कैपिटल इन्फ्लो भारत में आता हुआ दिखा। तो अब एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, इकोनॉमिस्ट का क्या मानना है। इकोनॉमिस्ट का ऐसा मानना है कि आरबीआई को 2013 जैसी जो रणनीति है उसके ऊपर दोबारा विचार करना पड़ सकता है। बैंकों को विदेशी बॉन्ड्स जारी करने के लिए एनकरेज करना चाहिए, और भारत ने देखा जाए तो कभी भी सॉवरेन फॉरेन करेंसी डेट नहीं बेचा है। एसबीआई जो कि हमारा सबसे बड़ा बैंक है और सरकारी बैंक है, उसने 1998 और 2000 सन में
विदेशी बॉन्ड्स के जरिए 4 अरब डॉलर और $5.5 अरब की रकम जुटाई थी। तो विदेशी बॉन्ड जारी करने में दिक्कतें क्या होती हैं उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एसबीआई ने पहले तो किया है लेकिन दिक्कत क्या आ सकती है इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, बॉन्ड इशू पर भारी भरकम ब्याज चुकाना पड़ सकता है, ये सबसे बड़ी चुनौती है। 2013 की जहाँ तक बात है तो उस समय जो ब्याज दरें थी उसके हिसाब से बैंकों ने 3.5 से 5% तक का ब्याज भुगतान किया था। लेकिन आज की स्थिति की बात करें तो अगर ये विदेशी बॉन्ड्स जारी किए जाते हैं, विदेशी मुद्रा को विदेश से बाहर से भारत में लाया जाता है, तो अब 8 से 9% का ब्याज देना पड़ सकता है। यही कारण है कि बैंकों ने आरबीआई से रियायती स्वैप रेट्स की मांग की है, और जिसको लेकर अभी तक कोई अपडेट तो नहीं आया है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि करेंसी में स्थिरता लाने के लिए उपाय तो करने होंगे। अब उपाय क्या हो सकते हैं, पॉसिबल वेज क्या हो सकते हैं? 2 उपायों को मिलाकर इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। एक तो जो हमारी इंपोर्ट मांग है उसको सीमित करने की ज़रूरत है, उसके ऊपर लगाम लगाने की ज़रूरत है, और दूसरा डॉलर जुटाने को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। यानी कि विदेशी मुद्रा का जो भारत से बाहर जाना है उसको रोक दिया जाए, उसको सीमित कर दिया जाए, और विदेशी मुद्रा बाहर से हमारे देश में आए। तो ये 2 चीज़ें हैं जिसको करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, और इसमें जो विदेशी निवेश है उसको आकर्षित करना और उसे बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि 2026 में अगर आप देखेंगे तो विदेशी निवेशकों की ओर से, यानी कि एफपीआईज की ओर से भारत में 2.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास की रिकॉर्ड बिकवाली हुई है। पिछला साल यानी कि 2025 एक रिकॉर्ड साल था बिकवाली के लिहाज से, जब 1,66,000 करोड़ रुपए की बिकवाली हुई थी। ये पूरे साल का फिगर है, लेकिन 2026 में अब तक अगर आप देखेंगे तो 2.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। इतना कैपिटल आउटफ्लो ऑलरेडी हो चुका है। तो कैपिटल आउटफ्लो को रोकना ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है, और इसके लिए बुनियादी रिफॉर्म्स की जरूरत है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। बुनियादी रिफॉर्म्स की जरूरत एक अहम चुनौती है जो कि हमारे लिए बनी हुई है। अब देखना होगा आरबीआई किस तरह के कदम उठाता है। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है, चर्चा ज़रूर शुरू हो गई है, बहस इस बात को लेकर शुरू हो गई है कि क्या भारत में जिस तरह का करेंसी का इम्पैक्ट है, करेंसी में फॉल है या कमज़ोरी है, क्या ये 2013 जैसी स्थिति बन गई है? मैंने आपको सब कुछ बता दिया, स्थिति क्या बनी थी, क्या कदम उठाए गए थे, और वैसे ही कदम अगर उठाए जाते हैं तो इस बार चुनौतियाँ किस तरह की हो सकती हैं। तो अब पूरी तरह से गेंद आरबीआई के पाले में है, किस तरह के कदम उठाए जाते हैं। क्या आरबीआई सच में चाहता है क्या जो करेंसी में वीकनेस आ रही है, कमज़ोरी आ रही है, उसको रोकना चाहिए? क्या कदम उठाए जाते हैं और उसको लेकर किस तरह की सफलता हाथ लगती है, इसको लेकर दोबारा हम वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे अपडेट्स के जरिए कि आखिरकार ये फैसले क्या लिए गए और उसका अंजाम क्या हुआ है। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। नमस्कार।